तो क्रंची रोल का इस साल का एनिमे अवार्ड्स अब खत्म हो चुका है एंड खत्म होने का मतलब ये है कि जो एनिमे अवार्ड्स की रिजल्ट है वो निकल कर आ चुकी है। एंड इस साल के एनिमे अवार्ड्स के रिजल्ट को देखने के बाद आप लोग खुश भी होगे और डिसअपॉइंट भी होगे। आई मीन खुश होने की बात ही क्या है, यहाँ पे हम सभी लोग पता है कि क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स की जो नॉमिनेशन है वही कितनी बेकार थी। तो यहाँ पे जो जीते जो हारे उससे यहाँ पे कुछ मतलब तो नहीं है, बट हाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जिसको वोट किया था वो जीता या नहीं। लाइक बिना किसी देरी के यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करें अपने वॉइस आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के साथ। सो वॉइस आर्टिस्ट के अंदर तो यहाँ पे हमारे 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, जैपनीज। जिसके अंदर हिंदी में किसको मिला है, इंग्लिश में किसको मिला एंड जैपनीज में कौन सी वॉइस आर्टिस्ट ने जीत हासिल की है, उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी इसके बाद यहाँ पे अपने सबसे पहले कैटेगरी के ऊपर बात करें तो वो आता है अपने बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस को लेकर। जिसमें सच कहूँ तो यहाँ पे मैंने माय ड्रेस अप डार्लिंग के एंडिंग सॉन्ग को वोट किया था, बट जीता है अपना माय हीरो एकेडेमिया, जिसपे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस को लेकर, जिसमें मैंने मिराज को तो वोट किया था, बट इस कैटेगरी को यहाँ पे डान दान ने जीता है, जिसमें मुझे इस पे ही प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से ये ओपनिंग सीक्वेंस भी अच्छी थी। बट अब इसके बाद हम लोग बात करें बेस्ट स्कोर के बारे में तो यहाँ पे बेस्ट स्कोर के अंदर अपनी चेनसो मैन जैसी मूवीज नॉमिनेट हुई थी, बट जीता है अपना डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल, जिसपे देखो कोई हेट फैलाने की जरूरत नहीं है। आई मीन डीमन स्लेयर जीता है तो अच्छी बात है, बट अगर चेनसो मैन जीता तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि उसके साउंड ट्रैक ज्यादा बेटर लगे मुझे। बट हाँ चलो जो भी हो, यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी बेस्ट एनिमे सॉन्ग की, जिसमें यहाँ पे चेनसो मैन का जो आयरिस आउट वाला सॉन्ग था वो जीता है। जिसपे सच कहूँ तो ये कॉम्पिटिशन एक्चुअली में काफी ज्यादा टफ था। आई मीन काफी सारे सॉन्ग्स थे जो जीतना डिजर्व करते थे, बट हाँ आयरिस आउट यहाँ पे टॉप पर आए, जो जिसपे तो मैं यही कहूंगा कि ये डिजर्व करता है। बट फिर उसके बाद हम लोग बात करें मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर के बारे में, जिसपे समझ में नहीं आता है कि ये कैटेगरी बनाई क्यों गई है, क्योंकि इस कैटेगरी में हमेशा आनिया फॉर्जरी जीतती है और इस बार भी आनिया ने ही इस कैटेगरी को जीता है। जिसमें हाँ मुझे लगा था कि इस कैटेगरी को इस बार कोई और जीतेगा, लाइक टाकोपी को मिल जाता तो मुझे खुशी होती। बट चलो नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करें तो वो आता है अपना बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर। सो बेस्ट सपोर्टिंग के अंदर काफी सारे कैरेक्टर नॉमिनेट हुए थे, बट मुझे पता था कि इस कैटेगरी को कौन जीतेगा एंड वो आता है अपना अकात्सुकी बाकुगो, जो मेरे हिसाब से तो 100% डिजर्व करता है, बिकॉज बाकुगो के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर है नहीं जो उससे ज्यादा इस कैटेगरी को डिजर्व करे। बट इसके बाद बेस्ट मेन कैरेक्टर के बारे में बात करें, जिसको सुनकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, बिकॉज बेस्ट मेन कैरेक्टर का अवार्ड यहाँ पे माओ ने जीता है। जो सच कहूँ तो मैंने तो यहाँ पे इजुको मिडोरिया को वोट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाया, जिस पर यहाँ पे मुझे कोई दुख भी नहीं है। आई मीन सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे माओ भी काफी ज्यादा पसंद है और वो भी मेरे नजर में काफी अच्छी मेन कैरेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में काफी टफ कंपटीशन था, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी जीते मुझे यहाँ पे एक्चुअली में खुशी होगी। बट फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करें तो वो आता है अपना बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर अपना स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 जीत चुका है। और सच कहूँ तो इस कैटेगरी के अंदर मैंने सोचा था कि यहाँ पे माय ड्रेस अप डार्लिंग जीत सकता है, बट एनीवेज अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे अपनी बेस्ट ड्रामा की कैटेगरी, जिसको देखने के बाद आप लोग इस चीज को लेकर कंफर्म हो जाओगे, और वो ये कि क्रंची रोल यहाँ पे सिर्फ पॉपुलैरिटी अवार्ड्स है, बिकॉज इस कैटेगरी के अंदर एक ऐसा हिडन जेम को नॉमिनेट किया गया था जो लोग चाहते थे कि इसको जीतना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी हार गया। एंड मैं बात कर रहा हूँ और बॉन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में, जो बेचारा इकलौते इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था एंड यहाँ पे ये जीतना भी चाहिए था, बट यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 फिर से इसमें जीत गया। और हाँ और भी यहाँ पे इतना ज्यादा डिजर्व करता था, बट यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज जीत गया इसमें, जिसमें मैं कुछ शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ यहाँ पे एपोथेकेरी डायरीज पहले ही काफी अवार्ड जीत चुका है, तो कम से कम इस कैटेगरी में और को जीतना ही चाहिए था। बट हम सभी लोग जानते हैं कि जो सीरीज ज्यादा पॉपुलर होती है उसी को यहाँ पे जीत मिलती है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है अपने बेस्ट इसेकाई एनिमे को लेकर, जिसके अंदर कोनोसुबा भी नॉमिनेट हुआ था, बट यहाँ पे रीजीरो के आगे कोई बोल सकता है क्या? मतलब यहाँ पे रीजीरो सीजन 3 इस कैटेगरी को आराम से जीत चुका है। बट यहाँ पे बेस्ट एक्शन के बारे में बात करें तो बेस्ट एक्शन के अंदर काफी सारे पॉपुलर एनिमेज नॉमिनेट हुए थे, लाइक वन पीस, एमएचए, काइजू नंबर 8, गाचिया कुता एंड डान दान सीजन 2। बट इस कैटेगरी को जीता है अपने प्यारे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 ने, जो हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग कमेंट में जाके अब मिड लेवलिंग लिखने लगोगे, बट मिड लेवलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 इस कैटेगरी को डिजर्व करता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग सोलो लेवलिंग को देखते हैं वो एक्शन की वजह से देखते हैं, तो यहाँ पे ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आती है बेस्ट कॉमेडी की, जिसके नॉमिनेशन इतने ज्यादा वाहियात थे। आई मीन हम लोग यहाँ पे कॉमेडी की बात करें और इन लोगों ने ग्रैंड ब्लू को मेंशन तक नहीं किया, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कैटेगरी की नॉमिनेशन कितनी ज्यादा फक्ड अप थी। तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कैटेगरी को यहाँ पे डान दान के सीजन 2 ने जीत लिया है, जिसपे यहाँ पे कुछ बोलने का तो मन नहीं करा है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है बेस्ट रोमांस, जिसमें कौन सा एनिमे जीत सकता है उसका अंदाजा आप लोगों ने पहले ही लगा लिया होगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के बारे में, जो इस कैटेगरी को जीत चुका है। इसमें सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने भी इसी को वोट किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लू बॉक्स के लिए वोट कर सकता था, बट ब्लू बॉक्स पिछले साल ही बेस्ट रोमांस का अवार्ड जीत चुका है,
तो अब चीजों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके बाद बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर भी काफी सारे एनिमे नॉमिनेट हुए थे, बट इसमें बाजी मारी है अपने गाचिया कुता ने। जिसपे सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि जो अपना क्योतो एनिमेशन का एनिमे है सिटी द एनिमेशन, उसको ये अवार्ड मिलेगा, बट हाँ हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ये पॉपुलैरिटी अवार्ड है, इसलिए जो ज्यादा पॉपुलर होगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है बेस्ट डायरेक्टर, जिसमें मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पे द समर हिकारू डाइड या फिर एमएचए के डायरेक्टर को ये अवार्ड मिलेगा, बट ये अवार्ड मिला है द एपोथेकेरी डायरीज के डायरेक्टर को, जिसको देखने बाद यहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था। आई मीन एपोथेकेरी डायरीज यहाँ पे इतने सारे कैटेगरी को जीत रही है जो यहाँ पे फेयर साउंड नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि दूसरे एनिमीज को भी चांस मिले। लाइक यहाँ पे टाकोपी के बारे में देखे तो टाकोपी अभी तक एक भी कैटेगरी में नहीं जीता है, एंड बेस्ट डायरेक्टर के अंदर भी ये बेचारा नॉमिनेट था, बट टाकोपी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे अगली कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, जो जीता है अपना गाचिया कुता, जिसपे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गाचिया कुता के अंदर हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन देखने मिले थे पिछले साल। बट अब बात करें बेस्ट एनिमेशन के बारे में, जिसके अंदर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि डीमन स्लेयर 2 भी हीरो एक्स और भी बहुत सारे जो एनिमेज थे वो नॉमिनेट हुए ही नहीं थे। यहाँ पे डान द दान सीजन 2, गाचिया कुता, एमएचए का फाइनल सीजन, वन पीस एंड सोलो लेवलिंग सीजन 2 एंड टाकोपीस ओरिजिनल सीन, यही सारे एनिमेज बेस्ट एनिमेशन के लिए नॉमिनेट हुए थे। जिसमें जीता कौन है? ऑफ कोर्स यहाँ पे सोलो लेवलिंग इस कैटेगरी को जीत चुका है, और आपका तो पता नहीं, बट मेरा इस चीज को सुनने के बाद दिमाग खराब हो गया। आई मीन मैं जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एनिमेशन अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो बाकी एनिमेज को बीट कर सके। लाइक एमएचए के फाइनल सीजन के अंदर हमें अच्छी एनिमेशन देखने मिली। वन पीस के बारे में बात करें तो वन पीस के अंदर तो इतने सारे कमाल के एनिमेशन सीन देखने मिले, जो अभी गिनने के लिए बैठू तो मैं आप लोगों को 10 सीन ऐसे ही बता दूंगा जिसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड थी। इवन यहाँ पे टाकोपी के बारे में बात करें तो टाकोपी की भी एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 जीत गया, जिसपे अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं उस पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट हम सभी लोग जानते हैं कि ये पॉपुलैरिटी अवार्ड है, इसलिए हम लोग को पता ही था कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। बट चलो जो भी हो, यहाँ पे अब हम लोग बात करें बेस्ट ओरिजिनल एनिमे के बारे में, तो सच कहूँ तो मैं इस पे अपना ओपिनियन ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने बहुत से ओरिजिनल एनिमे को देखा ही नहीं था, एंड जिनको भी देखा था लाइक लेजरस हो गया, मून राइज हो गया या फिर जेंसू, उनमें से यहाँ पे मैंने लेजरस को वोट दे दिया, जिसमें मैंने सुना था कि एपोक्लिप्स होटल यहाँ पे ज्यादा बेटर था। बाकी लेजरस इस कैटेगरी को जीता है, तो आप लोग इस पर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा बेस्ट न्यू सीरीज के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी को तो मैंने आंख बंद करके टाकोपी के नाम कर दिया था, एंड मैंने सोचा था कि टाकोपी ही इस कैटेगरी को जीतेगा, बट जीता कौन? अपना गाचिया कुता। और हाँ, यहाँ पे मैं किसी भी एनिमे को हेट नहीं करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे क्रंचीरोल हेट करने के लिए मजबूर कर देता है। आई मीन देखा जाए तो टाकोपी इतने सारे कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट था, बट बेचारा एक भी कैटेगरी के अंदर नहीं जीत पाया, जिसको सुनकर यहाँ पे काफी ज्यादा अफसोस आ रहा है। बट यहाँ पे अपने दुख को साइड में रखो, और यहाँ पे बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज के बारे में बात करें तो ये कैटेगरी तो वन पीस के लिए बनी है, तो वन पीस यहाँ पे इस कैटेगरी को आराम से जीत गया। और अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो वो आता है अपना फिल्म ऑफ द ईयर, जिसका रिजल्ट भी आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि कौन सी मूवी जीती होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे चेनसो मैन की रेजी मूवी नहीं जीती, इस कैटेगरी को यहाँ पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी ने जीता है। बट हाँ, मैंने उम्मीद किया था कि 100 मीटर या फिर चेनसो मैन की रेजी मूवी जीतेगी, बट हाँ आप लोग अपना ओपिनियन इस चीज को लेकर शेयर जरूर कर सकते हो। और हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें एनिमे ऑफ द ईयर के बारे में, जो आता है अपना सबसे मेन कैटेगरी, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग हर साल एनिमे ऑफ द ईयर के लिए वोट करते हैं और इसको देखते भी है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि कौन सा एनिमे ऑफ द ईयर जीता होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन इस कैटेगरी को जीत चुका है, और हाँ एमएचए का फाइनल सीजन बन चुका है क्रंचीरोल के 10th एनिमे अवार्ड्स का एनिमे ऑफ द ईयर। जो यहाँ पे जितने भी एमएचए फैंस है उन सभी को मेरे तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसपे यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे होगे कि अब कैटेगरीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे अब एक स्पेशल कैटेगरी बाकी है। जो आप लोग बताया होगा कि क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स ने पिछले साल ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड की कैटेगरी को भी ऐड किया था, जिसके अंदर आप लोग वोट वगैरह नहीं कर सकते हो, बट हाँ ये उनको मिलता है जिनकी वजह से ग्लोबली काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ होता है। एंड पिछले साल ये अवार्ड अटैक ऑन टाइटन को मिला था, एंड इस साल ये अवार्ड मिला है वन पीस के डायरेक्टर तात्सुया नागामिने ने, जिन्होंने वन पीस के वानो आर्क के अंदर नेक्स्ट लेवल के एनिमेशन हमें दिखाई थी। और हाँ, इन्हीं को ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड मिला इस साल। जिसपे अफसोस की बात ये है कि ये इस अवार्ड को ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ इस दुनिया में अब नहीं है, बिकॉज पिछले साल ये 53 की एज में चल बसे थे, एंड इसीलिए आप लोग कमेंट में रेस्ट इन पीस तो लिख सकते हो। बट इसी के साथ यहाँ पे क्रंचीरोल के जो एनिमे अवार्ड्स थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। एंड देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारी चीजें अच्छी गई और काफी सारी चीजें बेकार भी गई, बट ओवरऑल ये वाला जो एनिमे अवार्ड्स था वो पिछले साल के एनिमे अवार्ड्स से बेटर था। जिसपे अगर आप लोग भी इस बात पे एग्री करते हो तो आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।